चलिए, good afternoon to all students. Today I will discuss about say summer school. The topic and content module is fundamental application of thermal engineering. That is the main theme of say summer school, and the module 2, that is the first and second law of thermodynamics. It is by the Yogesh Agrawal, associate professor, mechanical engineering department. What are the law of thermodynamics? सभी को पता है उष्मागतिकी के बहुत सारे नियम होते हैं। तो यहाँ पे 4 नियम बताए गए हैं। There are 4 laws of the thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics. 4 रूल्स आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है? Got it my point? सभी को दिख रहा है ना? बोलते रहिएगा बीच में, कोई भी एक जन बोल दिया करिए। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, वेरी गुड। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हिंदी में बोलते हैं उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। शून्यवां नियम वो कहलाता है जहां पे थर्मोडायनेमिक्स के नियम की शुरुआत हुई थी। अब कहना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स जो कि ब्रांच है हीट और वर्क की, तो ज्यादातर इसका नाता हीट और वर्क से रहता है। तो जीरोथ लॉ ने एक ऐसी चीज को बताया जो कि वाकई में नेचुरल तरीके से होती आ रही है, लेकिन उसको इन्वेंट किया और उसका एप्लीकेशन यूज किया। कहाँ पे यूज किया? थर्मामीटर में इस्तेमाल किया। आपके घरों में सभी के यहाँ थर्मामीटर रहता है। जब कभी ठंड लगती है या बोलना चाहिए आपको फीवर आता है, तो उस टाइम पे आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कितना फीवर हो गया। तो वो एप्लीकेशन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जब दो बॉडी, व्हेन टू बॉडीज A and B are separately in thermal equilibrium with a third body, they in turn are in equilibrium with each other. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो A और B बॉडी है, A बॉडी मतलब जिसमें कि हॉट वाटर बढ़ा हुआ है, B बॉडी जो कि कोल्ड है, तो दोनों की हीट में डिफरेंसेस है। एक में ज्यादा हीट है जो कि हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी जिसके अंदर कम हीट है। तो ज्यादा हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो हीट, more heat will always flow from hot to cold body. तो cold body में heat कम है, तो heat का ट्रांसफॉर्मेशन A से B की बॉडी की तरफ होगा। ठीक है ना? अब यदि ऐसा होगा तो थोड़ी देर बाद वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने बताई थी कि जब दोनों बॉडी के बीच में हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाता है तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट बोलते हैं। और विद थर्ड बॉडी इन्वायरमेंटल के साथ में कॉन्टेक्ट में है। दो बॉडी है, आपने घर में एक बकेट में ठंडा पानी रखा, एक बकेट में आपने गर्म पानी रखा, और इन्वायरमेंट आपकी थर्ड बॉडी बन जाएगी, जो कि आसपास का एटमॉस्फेयर है वो थर्ड बॉडी बन जाएगी आपकी। तो दोनों बकेट में जो पानी, थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि वो दोनों बकेट में पानी जो था, थोड़ी देर बाद वो दोनों के में अंदर हीट जो कंटेंट था बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थर्मामीटर में होता है। जब कभी फीवर आता है तो आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं और उसको झटकने के बाद उसके अंदर की हीट निकल जाती है। इसको यहाँ पे दिखाया गया थर्मामीटर का इस्तेमाल कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट 1 थर्मामीटर है, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। तो 3 ऑब्जेक्ट आपके हो गए। एक थर्मामीटर है यहाँ पे, दूसरे 2 ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि आपस में थर्मामीटर के साथ में कनेक्टेड है। जब थर्मामीटर के साथ में कनेक्ट होंगे तो इनके अंदर हीट बैलेंस होगा। एक बॉडी हो गई, एक आपका एटमॉस्फेयर हो गया। तो बॉडी में जब लगाएंगे तो बॉडी के साथ में हीट एक्सचेंज करेगा, जब एटमॉस्फेयर की क्वांटिटी में आएगा तो उससे हीट एक्सचेंज करेगा। तो इस तरीके से थर्मामीटर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क करता है। इसे नासा ने भी प्रमाणित किया है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो जीरोथ लॉ के बाद फर्स्ट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें देखना है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, बल्कि इसको ऊर्जा के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय although it may be converted from one form to another. This is the first law of thermodynamics. Okay, दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स remains constant although it may undergo the transformation of from one form to another. तो जो एनर्जी है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, वो पूरी तरीके से कांस्टेंट है।
या बोलना चाहिए जो ब्रह्मांड है अपना, कल में जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था, सिस्टम यानी निकाय और आपका जो वातावरण है, बाहर के वातावरण से सराउंडिंग के, उन दोनों के समेशन की एनर्जी के बराबर होता है ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अ कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम जो कि पूरी तरीके से एक दूसरे से अभिन्न है, पृथक है, भिन्न है, तो उसकी जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट बनी रहती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मेन कंटेंट क्या है, मेन थीम क्या है? इट इज बेसिक ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Second point, algebraic sum of work delivered by the system directly proportional to the algebraic sum of the heat taken from the surrounding. This is the second meaning. तो किसी भी साइक्लिक इंटीग्रल में आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते वक्त जब पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल से आप कुछ काम लेते हैं ताकि वो थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो थर्मल एनर्जी दैट इज नोन एज अ हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी नोन एज अ वर्क एनर्जी। तो उनका जो अलजेब्रिक सम है कि टोटल पूरे साइकिल के दौरान, क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल ऑटो साइकिल पे वर्क करती है, उस ऑटो साइकिल के दौरान कितना नंबर ऑफ हीट जो है वहां पे आया और गया। आया और गया का मतलब हीट या तो सप्लाई हुई या तो रिजेक्ट हुई, और कितना वर्क डन आया या गया इसका मतलब कितना वर्क डन इनपुट हुआ, कितनी वर्क डन की रिक्वायरमेंट थी और कितना वर्क डन डिलीवर हुआ। इसके हिसाब से यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क डिलीवर आप निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। यहाँ पे जो हीट और वर्क है आपस में कन्वर्टेबल फॉर्म में रहेंगे, दोनों को आपस में म्यूचुअली कन्वर्टेबल किया सकता है। इस कारण से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। चौथा पॉइंट, नो मशीन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्क विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। ये हमारा एक स्टेटमेंट TMM 1 के नाम से जाना जाता है कि कोई भी मशीन दुनिया में ऐसी नहीं बनी है जो कि कंटिन्यूसली वर्क को प्रोड्यूस करे विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये वॉलेट करता है स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ को, जो कि परसेप्चुअल मोशन ऑफ मशीन फर्स्ट काइंड का कहलाता है। अब टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट या स्थिर बनी रहती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है कि जब हम पानी को कल गर्म कर रहे थे तो उसके पानी के अंदर की आंतरिक ऊर्जा जो थी वो हीट एनर्जी और वर्क डन के समेशन के बराबर थी। उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिखाया गया है। तो जहाँ पे डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और डब्ल्यू जो है ये वर्क डन है। क्या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट लॉ बताया गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरी तरीके से एनर्जी सुरक्षित हो रही है या संरक्षित हो रही है। कुछ लिमिटेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इट इज कैन नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोसीड, कैन प्रोसीड द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा नॉट इक्विवेलेंट। पहले सेंटेंस के मुताबिक ये कोई भी डायरेक्शन नहीं देता है, कोई भी दिशा निर्देश नहीं देता है कि हीट कहाँ पे फ्लो हो रही है। हम बोलते हैं हीट ऑलवेज हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो हो रही है, लेकिन कोल्ड बॉडी किधर है ये डायरेक्शन हमें पता नहीं है, या जरूरी नहीं कि हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही फ्लो हो। दूसरा स्टेटमेंट उसने बोला कि जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है उसका जो कन्वर्जन है हीट से वर्क की तरफ हो रहा है, लेकिन यदि वर्क से हमें हीट की तरफ करना हो तो वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो हीट जो रहती है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसी वर्क डन को वापस से हम हीट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली तीसरा स्टेटमेंट, अमाउंट हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। ये हम देखते हैं कि जितना भी अमाउंट हीट का है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो वर्क डन है वो हीट में क्या कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चौथा स्टेटमेंट जो कि यहाँ पे लिमिटेशन के रूप में दिखाई दे रहा है, इनसफिशिएंट कंडीशंस फॉर प्रोसेस टू ऑकर्स। कोई भी कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है जो कि प्रोसेस को भली भांति एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने दे। अब अपने पास तीन चीजें यहाँ पे हैं, हीट रिजर्वायर, हीट सोर्स और हीट सिंक। हीट रिजर्वायर क्या कहलाता है, हीट सोर्स क्या कहलाता है, हीट सिंक क्या कहलाता है। ये सारी चीजें आपकी जो मोटरसाइकिल है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। हीट रिजर्वायर एक ऐसी जगह है जहां पे कि इनफाइनाइट हीट एनर्जी इकट्ठा रहती है। जैसे आपका पेट्रोल टैंक, गाड़ी के अंदर पेट्रोल टैंक रहता है, वो इनफाइनाइट हीट एनर्जी सोर्स का रहता है और फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट का रहता है, और उसमें से हीट जो है रिजेक्ट होती है, बट इट नॉट चेंज इट्स द टेम्परेचर। उसमें से टेम्परेचर चेंज नहीं होता है।
सपोज दैट आप यदि बात करें ओशियन की, रिवर की, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर लेक की, तो ये हीट रिजर्वायर के एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली हीट सोर्स की बात करें तो हीट रिजर्वायर विल सप्लाई हीट टू द सिस्टम इज कॉल्ड द हीट सोर्स। अब जो पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल टैंक से कार्बोरेटर में जो फ्यूल जाता है वो हीट सोर्स के रूप में वर्क करेगा। तो हीट रिजर्वायर विच सप्लाइज हीट टू द सिस्टम दैट इज कॉल्ड द हीट सोर्स। अभी अगली स्लाइड्स में हम इसको बाय द डायग्राम भी समझ सकते हैं। हीट सिंक, हीट रिजर्वायर विच रिसीव absorb heat from the system that is called a heat sink. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ की थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशन थी उसको ट्रू करने में लगा हुआ है। वो ये बोल रहा है कि कोई भी हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि 100% तरीके से काम करे और ऑल द हीट एनर्जी वर्क में कंप्लीट हो जाए, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और ऐसी कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट को सप्लाई करे विदाउट कंज्यूमिंग ऑफ द एनी वर्क। तो यहाँ पे उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, ऑल स्पॉन्टेनियस और नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितनी भी प्रोसेस आपकी हो रही है वो जरूरी नहीं कि रिवर्सिबल फॉर्म में हो। विदाउट द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स थर्मोडायनेमिकली। किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद के बगैर कोई भी चीज को रिवर्सली थर्मोडायनेमिक हम नहीं कर सकते हैं। The entropy of an isolated system must increase if it is to be spontaneous. किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जो है इंक्रीज होती है यदि वहां का सिस्टम आपका स्पॉन्टेनियस फॉर्म में वर्क कर रहा है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सिस्टम की या बोलना चाहिए जो ब्रह्मांड की टोटल एंट्रोपी है वो सिस्टम के एंट्रोपी और सराउंडिंग के एंट्रोपी के समेशन के बराबर होती है, जैसा कि आप ये फार्मूला देख रहे हैं। ठीक है, जनरली जब भी हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ होती है उसे हम नेगेटिव के रूप में लेते हैं, लेकिन जब भी कोई हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ सप्लाई होती है तो उसे हम पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं। इस स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे कि एक टेम्परेचर रिजर्वायर जो कि यहाँ पे हॉट सोर्स के रूप में काम कर रहा है, यहाँ से यदि हीट क्यू अमाउंट की निकल रही है तो जरूरी नहीं कि इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन करके दे। यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिजेक्शन के फॉर्म में भी जाएगी जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, इसलिए इस मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है जो कि हीट एनर्जी को टोटली वर्क डन में कन्वर्ट कर सके। इट इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक ने इसको बताया था। दूसरा स्टेटमेंट क्लासेस स्टेटमेंट है कि यदि हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करना पड़े तो इट इज इम्पॉसिबल टू विदाउट एनी ऐड ऑफ द एक्सटर्नल वर्क डन। यहाँ पे कोई भी वर्क डन ऐड नहीं किया गया है, तो विदाउट एनी ऐड ऑफ द एक्सटर्नल वर्क डन इट इज इम्पॉसिबल कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। यदि ऐसा कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ मशीन जो कि आपकी कोल्ड से हॉट बॉडी तरफ हीट को ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ पे जो T2 है ये सोर्स बॉडी टेम्परेचर है, T1 जो है कोल्ड बॉडी टेम्परेचर है, Q1 is the amount of heat which is absorbed from the cold body, Q2 is the amount of heat which is supplied to the source body. सेकेंड लॉ में आगे बढ़ेंगे तो क्लासेस एंड केल्विन स्टेटमेंट। क्लासेस स्टेटमेंट 1815 में बनाया गया था, केल्विन स्टेटमेंट 1851 में बनाया गया था। तो क्लासेस स्टेटमेंट ने जैसा बोला है कि कोई भी ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट को ट्रांसफर करें विदाउट एनी ऐड ऑफ द एक्सटर्नल वर्क डन। केल्विन प्लैंक ने बोला कि यदि हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो जरूरी नहीं कि उसका पूरा अमाउंट जो है वर्क डन में कंप्लीट हो सके। तो नो प्रोसेस कैन बी कंप्लीटली कन्वर्ट हीट इनटू द वर्क, इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड परफेक्ट हीट इंजन। अब हीट इंजन को बाय द डायग्राम देख लीजिए, येलो कलर का आप जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड अ हीट इंजन। जैसा कि आपकी गाड़ी रहती है, ऑटोमोबाइल व्हीकल रहता है, वो हीट इंजन के रूप में काम करती है। हीट इज सप्लाइंग फ्रॉम द सोर्स बॉडी, देयर इज द टेम्परेचर ऑफ T hot and the heat is supply is the Q hot. Work output is delivering from the heat engine, that is the represented by the green arrow. And similarly, when the heat is released to the cold sink body, the temperature will be of the T cold. The thermodynamic system device which operate in a cycle converts the heat into the useful form, that is called a heat engine. गाड़ी में यदि पेट्रोल डालेंगे तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये वही चीज है, आपकी जो मोटरसाइकिल है हीट इंजन की तरह काम करती है। उसमें से जो धुआं निकलता है
वो एटमॉस्फेयर में बाहर जाता है। तो वो जो धुआं बाहर जा रहा है वो कोल्ड सिंक कहला रहा है। एटमॉस्फेयर आपका सिंक का काम कर रहा है, जहां की धुआं जा रहा है और अपने साथ में हीट को ले जा रहा है। हीट इंजन इफिशिएंसी की यदि बात करेंगे तो W बाई QS जो है इफिशिएंसी का है, जहां की W जो है टोटल वर्क डन है और QS जो है हीट सप्लाई है। तो हीट इंजन से जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो ग्रीन उसमें एरो में दिखाया गया है। जो इफिशिएंसी रहेगी इसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जनरली इफिशिएंसी को ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इज इक्वल टू W बाई Q हॉट। Q हॉट मतलब हीट सप्लाई फ्रॉम द हॉट बॉडी। तो W जो है दैट इज द Q hot minus of Q cold upon the Q hot, that is equal to 1 minus of Q cold upon Q hot. Then the efficiency of the Carnot cycle is equal to 1 minus of T cold upon T hot. That is the temperature must be Kelvin units. Heat pump, what is the meaning of the heat pump? Hot reservoir TH, cold reservoir TC. So heat is always transferred from cold to hot reservoir. And without any aid of the work done, it is impossible to make an engine or device to transfer heat from cold reservoir to hot reservoir. That is called a heat pump. And the heat pump is always used in the winter condition where the more amount of the heat is required to heat up of the room. अब हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो चीज देखने लायक है। तो हीट पंप जो कि प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका विंटर जो वेदर रहता है उसमें अप्लाई होता है हीट पंप, जबकि जो आपका रेफ्रिजरेटर है ये कोल्ड एटमॉस्फेयर या कोल्ड कंडीशन में इस्तेमाल होता है। दोनों ही केसेस में हीट जो है कोल्ड रिजर्वायर से ट्रांसफर हो रही है। ये चीज आप ब्लू कलर से देख रहे हैं। दोनों ही केसेस में हीट जो है कोल्ड रिजर्वायर से ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जा कहाँ रही है, ये हॉट रिजर्वायर आपका एक रूम बन रहा है जहाँ की हीट की रिक्वायरमेंट है। ये हॉट रिजर्वायर एक सराउंडिंग बन रही है जहाँ की हीट डिलीवरी हो रही है या इसको डिस्चार्ज सराउंडिंग की तरफ किया जा रहा है। तो हीट इज पिकिंग फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर of amount of QC in the both cases. Similarly, in the case of hot reservoir, which is working in a case of heat pump, that is a room, and in a second case, hot reservoir, which is working as a atmosphere side, where the temperature is atmosphere or the room is, that is called a TH, and this is called a hot reservoir pump. तो ये दोनों चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। अब कार्नोट साइकिल की यदि बात कर लें तो कार्नोट साइकिल के लिए जो एफिशिएंसी रहती है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं या कार्नोट साइकिल किस तरीके से वर्क करती है इसको हम समझ लेते हैं। कार्नोट साइकिल में बेसिकली 4 प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस यहाँ पे जो दिखाई गई है ए से बी की तरफ हो रही है, ये आइसोथर्मल एक्सपांसन हो रही है। फिर उसके बाद बी से सी आपकी यहाँ पे आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन हो रही है। सी से डी आइसोथर्मल कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है और डी टू ए यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे एफिशिएंसी का फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो ए बी सी डी ए, दिस इज अ क्लोज साइकिल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ए कार्नोट साइकिल। हीट इज सप्लाइंग फ्रॉम दिस साइड, हीट इज डायरेक्टेड फ्रॉम दिस साइड। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो रहेगा वो इधर पे रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर जो रहेगा वो नीचे साइड पर रहेगा। तो स्टेज 1 आइसोथर्मल एक्सपांशन एट टेम्परेचर T2 while the entropy rises from S1 to S2, ये आप देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 इसको आप ABCD के रूप में ले सकते हैं। A को 1, B को 2, C को 3, D को 4। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो स्टेज 1 में एंट्रोपी विल बी changes from S1 to S2 and because of the heat is supplying, the heat entering the system is that is the Q2 is equal to T2 S2 minus of S1। स्टेज 2 की यदि बात करेंगे जहाँ की रिवर्सिबल एडियाबैटिक हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो एक्सपांशन एट एंट्रोपी S2 while the temperature drop from T2 to T1। यहाँ पे चूंकि एक्सपांशन हो रहा है आइसेंट्रोपिकली वो देख रहे हैं। स्टेज 3 की बात करें तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, C2D हो रहा है, जहाँ की एंट्रोपी आपकी कम हो रही है क्योंकि हीट रिजेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीट लिविंग द सिस्टम, दैट इज अमाउंट ऑफ द Q1। सिमिलरली यदि बात करें स्टेज 4 की जो कि D2A है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है एट एंट्रोपी S1, जहाँ की टेम्परेचर आपका जो है T1 से T2 की तरफ राइज हो रहा है। तो एफिशिएंसी यदि निकालनी होगी रिवर्सिबल इंजन जो कि कार्नोट साइकिल है यहाँ पे, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ T1 बाई T2। तो T1 है आपका लोएस्ट टेम्परेचर है और जो T2 है वो आपका
हाईएस्ट टेम्परेचर है। थैंक यू। तो आज के लिए ये वाला आपका सेशन था जिसमें कि आपने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया। इसमें कोई क्वेश्चंस आप लोगों के हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं। एनीबडी हैविंग अ इंक्वायरी और क्वेश्चंस? हाँ सर, एक डाउट है सर। बताइए। सर ये जैसे सर्कल कंप्लीट करनी है तो अपन को एक मिनिमम 2 प्रोसेस चाहिए अपन को सर्कल कंप्लीट करने के लिए सर। जी, यदि अपन को सर्कल कंप्लीट करनी है सर तो उसमें अपन को मिनिमम 2 प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है सर। सर्किल नहीं बोलते तो हैं उसको, साइकिल बोलते हैं। साइकिल, सर्किल इज नॉट ए गुड वर्ड इन अ टेक्निकल पार्ट। सर्किल नहीं बोला जाएगा उसको, एक साइकिल बोलेंगे। साइकिल मेक्स अ सर्किल, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। नहीं तो वही से साइकिल कंप्लीट करने के लिए अपन को प्रोसेस के 2 या 2 से अधिक प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम 2 प्रोसेस तो यदि तो वही सर 2 प्रोसेस में जो रिवर्सिबल है और एक इनरिवर्सिबल है तो उसको फिर क्या उसको साइकिल बोलेंगे फिर? नहीं नहीं नहीं, वो बनेगी साइकिल बट नॉट मेक अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। इट इज नॉट ए इक्विलिब्रियम साइकिल, इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम साइकिल। इट कॉल नॉन इक्विलिब्रियम साइकिल और नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, है ना। नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस not makes a complete cycle because of a some fractional losses becomes occur that makes not a going into the original state properly manner. Okay sir. Okay, any other questions? This is a day 2 in which we will discuss about the law of thermodynamics.